तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 23 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न आज हमारे पास में आ गए हैं तो उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और कल से आपसे कह रहे थे कि कल फर्स्ट शिफ्ट में सेरेब्रल पॉलिसी पूछा गया था, तो ये बीमारी लगातार 3 से 4 दिन तक आपके एग्जाम में आएगी, तो हमने कल ही इसको डिटेल में कवर करा दिया था। आज एक बार फिर से हम इसको कवर करा देंगे क्योंकि ये लगातार अब आपके एग्जाम में आने वाली। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। साथ ही साथ में एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी है। जैसा कि आपको पता है आपके एमपी में काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि एमपी एसआई हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी आबकारी हो गया, सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी हो गई, एमपी टेट हो गया। तो इन सब के लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया है, शुक्ला सर ईएसबी के नाम से वो चैनल है। वहाँ पर ये सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, और बहुत जल्द ही हम वहाँ से बिल्कुल एमपी जीके से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एमपी जीके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में अगर 100 नंबर का पेपर है तो ये मान करके चलिए कि 15 से 20 नंबर की एमपी जीके आने वाली है। अब एमपी जीके का वेटेज बढ़ने वाला है, तो एमपी जीके हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। 2880 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर होते हैं तुरंत हम क्लासेज चालू कर देंगे। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च कर लेना शुक्ला सर ईएसबी, वहाँ से आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जल्दी से जल्दी 3000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम अपनी क्लासेस शुरू कर सकें। क्लासेज एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर हम एमपी शुरू कर रहे हैं तो एमपी के गठन से शुरू करेंगे, और एमपी का गठन भी कहाँ से, 1956 से पहले मध्य प्रदेश का मैप कैसा था, क्या क्या थी, 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश का मैप कैसा रहा, 2000 के बाद में वर्तमान में मध्य प्रदेश का मैप कैसा है, कौन कौन से राज्य मिलकर के भारत जो मध्य प्रदेश बना था, ये सब कुछ आपका डिटेल में मैपिंग के थ्रू हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपकी क्लासेस चलेंगी। शुक्ला सर ईएसबी के नाम से चैनल है, सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना और सबको सब्सक्राइब करवा भी देना। ठीक है, जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर होते हैं तुरंत क्लासेस चालू हो जाएंगी। चलिए फिलहाल ये क्लास चालू करते हैं। आज दीदी लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, उनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इनका नाम है प्रीत और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। नमस्ते सर, सर मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी और सारे एनालिसिस, जिससे मुझे कल के एग्जाम में 140 नंबर आए। आपकी वजह से थैंक यू सो मच सर जी। काश मैंने पहले आपकी वीडियो देखी होती और नोट्स ले लिए होते तो और भी अच्छे नंबर आ सकते थे। अब क्या है, इनको थोड़ा सा लेट पता चला, लेट हमारी वीडियो इनके पास में पहुंची, तो इन्होंने खाली वीडियो देखी थी और नोट्स नहीं ले पाए थे, इसकी वजह से इनके नंबर 140 आए हैं। ये सही बात है, क्योंकि नोट्स में जो आपके 199 वाले सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो वीडियो में नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे टॉप 100 प्रश्न हो गए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने ले लिए होते तो कम से कम आज ये 165 170 नंबर आराम से ले आते, लेकिन कोई बात नहीं, 140 नंबर भी इस समय बहुत अच्छे नंबर माने जाएंगे। ठीक है सर, मुझे आबकारी के नोट्स चाहिए, तो आबकारी के भी नोट्स कंप्लीट हैं, आप ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं शिवम गोले जी हैं, इनके 165 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। इसके बाद में ये दीदी हैं, इन्होंने आज काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं। सर आपसे मैंने 2 दिन ही पढ़ पाई क्योंकि हमें पता नहीं चला था। ठीक है, आपके एग्जाम रिव्यू को देखा था। ठीक है, मैथ में काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, कोडिंग डिकोडिंग आया है। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी बीमारी आई है, तो इन सब को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ में इन्होंने एक बात और कही है, ये देख लीजिए। जी सर, फर्स्टली थैंक यू, मेरे मैथ के सारे क्वेश्चन आपकी वजह से सही हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था कि भाई स्टैटिक्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आगे। ठीक है, स्टैटिक्स के लिए हमने 2 वीडियो बनाई थी, एक में हमने माध्य माध्यिका बहुलक को कवर किया था और एक में मानक विचलन को कवर किया था। आज की शिफ्ट में 4 प्रश्न इन चारों चैप्टर से आए हैं, जिसमें से एक मानक विचलन आया है, 2 आपका रेंज यानी कि परिसर आया है और एक बहुलक आया है। अब ये 4 प्रश्न केवल वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, ट्रिक के थ्रू हमने उसको सॉल्व कराया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो आराम से 4 नंबर पक्के करके आए होंगे, नहीं तो बाकी सारे लोग इसमें तुक्का ही लगा कर आए होंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं, तो आप एक बार सर्च कर लेना स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मानक विचलन बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो सर्च कर लेना मीन मीडियन मोड बाई सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगा। या फिर चैनल के अंदर जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहां पर आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी। दोनों वीडियो आप जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, 4 से 5 नंबर अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये सारे प्रश्न आएंगे। इसके अलावा देखिए, और ये 170 नंबर आए हैं, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दीदी ने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इनके 182 नंबर आए हैं और इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो जिन लोगों ने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं उनके बहुत अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं।
ठीक है, ये आपके सामने सीधे सीधे प्रूफ आपको दिखाई दे रहा है। और जो लोग चूक गए हैं सुपर सिलेक्शन नोट्स लेने से, वो भी 140 तक, अगर वीडियो देख रहे हैं तो 140 तक पहुंच गए हैं। अगर नोट्स ले लिया होता तो 165 170 भी क्रॉस कर सकते थे। तो आप लोग भी तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए, इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसी QR कोड पर आपको 199 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। एक बार व्हाट्सएप की DP चेक कर लेना, वहां पर हम टाइम लिखे रहते हैं कि कब आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स दिए जाएंगे। तो आज अगर आप पेमेंट करेंगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर आज ही आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आपके एग्जाम में 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, आप ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेंगे पर डे तो आराम से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद में आप मान के चलिए अभी आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे कम से कम 15 नंबर तो आपके बढ़ने ही वाले हैं ये नोट्स लेने के बाद में। चलिए, अब यहाँ से आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, हमने आपको गीली बेरी बेरी रोग शुरू में ही पढ़ाया था, शायद 12 तारीख वाले एग्जाम में आया था। आज फिर से पूछ लिया कि गीली बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, विटामिन B1 की कमी से गीली बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, जिसे हम वेट बेरी बेरी कहते हैं। आज आपके एग्जाम में पूछा कि वेट बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। और अच्छी बात यह है कि आज हमने इंस्टाग्राम पर विटामिन B के बारे में कंप्लीट जानकारी अपलोड की है। इंस्टाग्राम चैनल है हमारा सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से इंस्टाग्राम ID है, उस पर देख लेना। आज हमने विटामिन B के बारे में, जो B कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी एक रील्स के माध्यम से दी है। सारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन होते हैं उनको सब बताया है, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, किस में घुलनशील है, ये सब हमने आज रील्स में कवर किया है। तो आप जाकर के चैनल को, जो सक्सेस जंक्शन 777 नाम से इंस्टाग्राम ID है, उसको ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए, अब देखो, इसमें क्या होता है, गीली बेरी बेरी में हृदय को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो हृदय और परिसंचरण तंत्र को यह गीली बेरी बेरी रोग प्रभावित करता है। देखो, बेरी बेरी क्या होता है, तो बेरी बेरी एक ऐसी बीमारी है जो थायमिन की कमी से होती है, जो शरीर को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने और तंत्रिका तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करता है। जो थायमिन है ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करता है। लेकिन अगर ये थायमिन की कमी हो जाए तो ये बेरी बेरी रोग हो सकता है, जिसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है गीली बेरी बेरी, ये 2 बार पूछा जा चुका है, आज दूसरी बार पूछा है। अब देखो, इसमें क्या होता है, हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। और शुष्क बेरी बेरी जो होता है, ये भी आगे पूछा जा सकता है। शुष्क बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को केवल प्रभावित करता है। तो दोनों को आपको याद रखना है, आगे प्रश्न यहां से बन सकता है। लक्षण क्या होते हैं गीली बेरी बेरी के, तो गीली बेरी बेरी में सूजन, हृदय गति में वृद्धि, दिल का दौरा और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गीली बेरी बेरी के बारे में बता दिया है। दूसरी तीसरी बार ये पूछा है, तो आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सेरेब्रल पॉलिसी, देखो हमने उस दिन आपसे कहा था कि सेरेब्रल पॉलिसी एक नई बीमारी यहां पर आई है, आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो ये अगले 3 से 4 दिन तक आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो परसों वाली वीडियो में हमने इसको डिटेल में समझाया था, तो आज देखो कल भी पूछा गया है और आज भी ये पूछा है सेरेब्रल पॉलिसी। तो फिर से आपको समझा देते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी। देखो, ये होता क्या है, मानसिक विकार से संबंधित है, दिमाग से संबंधित बीमारी होती है। तो सेरेब्रल पॉलिसी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और बच्चों में गति, संतुलन और समन्वय को प्रभावित करता है। यह स्थिति जन्म से पहले, जन्म के दौरान या फिर जन्म के बाद मस्तिष्क में होने वाली क्षति के कारण हो सकती है। जन्म के बाद बच्चे को चोट लग गई मस्तिष्क में तो ये समस्या हो सकती है। जन्म के दौरान खिंचाव वगैरह हो गया तो ये समस्या हो सकती है। ठीक है, जन्म के पहले अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली तो भी ये समस्या हो सकती है। आपको परसों भी हमने समझाया था। देखो, थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं तो भैया आगे भी बनेंगे। सेरेब्रल पॉलिसी, जिसे हम CP कहते हैं, मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाली क्षति के कारण होने वाली न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है। इसमें समस्या क्या क्या आती है या फिर लक्षण पूछ सकते हैं आगे आपसे। तो चलने फिरने में, संतुलन और समन्वय में कठिनाई आती है, मांसपेशियों में अकड़न या फिर ढीलापन होता है और असामान्य मांसपेशियों की टोन दिखाई देती है। कुछ बच्चों में बौद्धिक विकलांगता भी हो सकती है, सीखने में कठिनाई हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, दृष्टि या श्रवण संबंधी समस्याएं हो सकती है। कारण क्या होता है, तो जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद अगर मस्तिष्क में कहीं कोई चोट लग जाती है तो यह समस्या हो सकता है। इसके प्रकार भी आगे पूछे जा सकते हैं। अभी तक आपको हमने प्रकार नहीं कराए थे, लेकिन भाई ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है तो मैं भी आपसे प्रकार पूछ ले। तो प्रकार देख लीजिए, 3 प्रकार की होती है। स्पास्टिक, इसमें मांसपेशियों में अकड़न और कठोरता आती है। दूसरी है डिस्कनेक्टिक, इसमें अनियंत्रित और अचानक गति हो जाती है। तीसरी है अटैक्सिक, इसमें क्या होता है, समन्वय और संतुलन में कठिनाई होती है। ये तीनों प्रकार जो हैं ये इसी के प्रकार होते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के। और एक और ये है, देखिए हाइपोटोनिक भी होता है, मांसपेशियों में ढीलापन, और जो मिक्सचर होता है, एक से अधिक प्रकार के लक्षण मिलकर के मिश्रित हाइपर जो आपका सेरेब्रल पॉलिसी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार को ध्यान रखना आप।
चलिए देखिए, हमारा काम यही है, अगर एक प्रश्न आ रहा है तो उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दें, क्योंकि जो लोग हमारा एग्जाम एनालिसिस देकर के गए हैं 5 से 6 नंबर, तो उनको एग्जाम एनालिसिस से ही फ़ायदा मिल गया है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, आज हमने टेलीग्राम में लगभग 7 से 8 पीडीएफ डाल दी हैं, ठीक है ना? जो आपके एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, इसकी पीडीएफ हमने डाल दी है। शायद 19 तारीख तक की पीडीएफ हमने डाल दी है, आप लोग जाकर के वहाँ पर देख लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और हमने जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, ग्रुप पर भी डाल दिया, ठीक है? वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, डायरिया बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, यह प्रश्न फिर से पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। तो देखो, डायरिया दस्त से बचाव के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है, जो रोटा वायरस संक्रमण से होने वाली गंभीर डायरिया को बचाता है। खास करके बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। रोटा वायरस क्या होता है? तो ये रोटा वायरस एक वायरस है जो बच्चों में उल्टी और दस्त का आम कारण बनता है। वैक्सीन क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो जो पुराने प्रश्न हैं उनको बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है ना, कई बार आपको समझा चुके हैं। कब दिया जाता है, 2, 4 और 6 महीने की उम्र में दिया जाता है, ये सब बता चुके हैं, ठीक है? चलिए नए प्रश्न देखते हैं। देखो, एक प्रश्न यहाँ पर बना है कि सर इन्होंने ये बताया, दीदी ने, कि सर ये जो प्रश्न आया था इसमें टीकाकरण का कथन एवं कारण बताया था इन्होंने, ठीक है? हाँ, इन दीदी के 156 नंबर है, इनके नंबर बताना भूल गए क्या? देखो, इन दीदी के जो है 156 नंबर आए हैं, जो इन्होंने प्रश्न भेजे ना, इनके 156 नंबर आए हैं, और इन्होंने भी यही कहा कि सर सॉरी, हम केवल वीडियो देख करके जा पाए थे, आपकी पीडीएफ नहीं ली थी। अगर हमने पीडीएफ ली होती तो हमारे नंबर और बढ़ सकते थे। केवल आपसे मैंने 2 दिन ही पढ़ा था, ठीक है? 2 दिन पहले ही इनको पता चला था, लेकिन मैथ वाली क्लास इन्होंने सारी देखी थी, तो +4 नंबर इनके इसी वजह से आए हैं, क्योंकि इन्होंने मैथ की स्टैटिक्स वाली हमारी क्लास देखी थी। तो मैथ की स्टैटिक्स वाली क्लास सब लोग देख करके जाना। अभी ध्यान आ गया कि इन दीदी के 156 नंबर आए थे, इन्होंने कमेंट करके बताया था, हालांकि नाम इन्होंने नहीं बताया था। तो दीदी, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? चलिए, रोटा वायरस तक हम पहुंच चुके थे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत जल्दी छोटा हो जाता है ये, ठीक है ना? चलिए, देखो, रोटा वायरस हो गया। टीकाकरण, हाँ, इन्होंने ये बताया कि सर टीकाकरण से कथन वाले प्रश्न आए थे कि टीकाकरण से हमको क्या फ़ायदा होता है, या फिर टीकाकरण के लक्षण क्या है, कौन सी बीमारी बच सकते हैं। तो ये कथन के द्वारा सर हमसे प्रश्न पूछा गया था। तो देखो, टीकाकरण के बारे में क्या लाभ है, इसका हमने कल शाम वाली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। अब कौन कौन सी बीमारी से बच सकते हैं, इसको हम आज कवर कर ले रहे हैं। देखो, टीबी से, पोलियो से, पीलिया, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, खसरा, रुबेला, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, निमोनिया, दिमागी बुखार और रतौंधी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में टीकाकरण हमारी मदद करता है। इन बीमारियों के नाम भी दिए गए होंगे, या फिर जैसे उन्होंने कथन बनाया होगा, ठीक है? तो टीकाकरण के लिए ले जाते समय ध्यान रखना, शिशु को हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि फिर टीका लगता है जांघ में लगता है, या फिर कमर पे नहीं, जांघ में लगता है। तो क्या होता है, वो कहते हैं भैया कपड़े उतारो, फिर पता चलता है कि वो जीन्स पहना कर लेगा, फिर 1 घंटा लगता है उसको जो है इंजेक्शन लगवाने में, है ना? तो ढीले ढाले कपड़े पहना कर ले जाने चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि डीपीटी का टीका किस परत में लगाया जाता है। आप सबको पता है, डीपीटी का टीका हमारे शरीर में जब लगता है तो क्या होता है कि ये हमारे उसमें हाथ में लगता है। तो इसमें क्या पूछना है कि कौन सी परत में लगाया जाता है। परत आपसे पूछा, तो चलिए देख लेते हैं। जो मस्कुलर परत होती है, वहाँ पर इसको लगाया जाता है, ठीक है? चलो देखो, डीपीटी का टीका जो कि डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, इन 3 रोगों से बचाता है। सबसे पहले आपको रोगों के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है? के खिलाफ एक संयुक्त टीका है जो मांसपेशियों में लगाया जाता है। कहाँ पर? मांसपेशियों में लगाया जाता है, और आमतौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों में जांघ की पार्श्व वृद्धिका पेशी जो होती है उसमें लगाते हैं, और बड़े और जो वयस्क होते हैं उनकी ऊपरी बाह में त्रिकोणिका पेशी में इसको लगाया जाता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इंट्रामस्कुलर में इसको लगाया जाता है। ये जो है प्रश्न आपका आज बना हुआ था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेशियों का नाम भी आपको ध्यान रखना, मे भी आपसे पेशी भी पूछ लें तो ध्यान रखना, जो ये होता है ये आपका डेल्टॉइड में लगाया जाता है, ठीक है ना? और वेस्टस लेटरस में इसको लगाया जाता है, जिसे हम बृहदिका पेशी कहते हैं, पार्श्व बृहदिका पेशी कहते हैं। जांघ में यह टीका लगाया जाता है, और जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, उनको डेल्टॉइड नामक पेशी में लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक गर्भवती महिला के लिए फाइबर क्यों आवश्यक होता है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, तो गर्भवती महिला के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह कब्ज से राहत देता है, ठीक है? तो कब्ज से बचाता है कौन? फाइबर। देखो, गर्भवती महिला क्या है, दवाई वगैरह भी खाती रहती है, तो उससे गैस वगैरह बहुत बनती है, ठीक है ना? पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसे में डॉक्टर फाइबर लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि फाइबर क्या करता है, हमको कब्ज से बचाता है, ठीक है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे कि जो गर्भधारण के दौरान मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, वह नहीं होता है फाइबर खाने से। और स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी फाइबर मदद करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में 2-3 योजनाएँ पूछी गई हैं, उनको आज हम कवर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्या उद्देश्य है? यह आपसे पूछा गया था, आइए देख लेते हैं। तो मातृ वंदना योजना को जनवरी 2017 में चालू किया गया था। ये हमने ऑफ़िशियल वेबसाइट से उठाया है, सरकारी वेबसाइट से, ठीक है? देखिए, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, एक बार आपसे मंत्रालय भी पूछ लिया था, तो मंत्रालय भी आपको याद करके जाना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दोनों योजनाओं में से पहली बार गर्भवती होने वाली ग्रामीण महिला के खाते में कुल 6400 रुपये, जो ग्रामीण महिला होती है उनके खाते में अगर पहली बार गर्भवती होती है तो 6400 रुपये दिए जाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि दूसरे बच्चे पर कितने पैसे मिलते हैं और मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये आज का पहला प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? और शहरी गर्भवती के खाते में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। आगे बढ़िए। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आशंका की क्षतिपूर्ति की जा सके। यानी अगर उसके पास में पैसा नहीं है तो वो जो है सरकार इनको जो है पैसा प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो खान पान अपना अच्छे से कर सके। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखो, हाँ, आपसे एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं कि खसरे से बचने के लिए कौन-सा टीका लगाया जाता है? आज का दूसरा प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? आगे बढ़िए। क्वाशियोरकर बीमारी के लक्षण आज आपसे पूछ लिए थे, हमने आपको बताया था क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है। तो आइए देख लेते हैं। इससे क्या होता है, पूरे शरीर में कुपोषण हो जाता है, थकान होती है, प्यास लगती है, भूख ना लगना, ये सारी समस्याएँ क्वाशियोरकर बीमारी में देखने को मिलती है। पेट और आँत संबंधी कुछ बीमारी हो जाती हैं, जैसे कि पेट फूलना, दस्त होना, यह भी आम बात है। बिना कारण वजन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। स्वास्थ्य एकदम स्वास्थ्य गिरता है। हाथों और पैरों के पंजों में सूजन आ जाती है, उदासीनता रहती है, चिड़चिड़ापन, त्वचा पर दरोरा, ये सारी समस्याएं जो है वो क्वाशियोरकर बीमारी में देखने को मिलती हैं। तो हड्डी और त्वचा से संबंधित बीमारी है क्वाशियोरकर। कुपोषण से क्वाशियोरकर और मैरास्मस, यहाँ से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख करके जाइएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? आज फिर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रश्न पूछ लिया है, इसको आप लोग कवर करके जाना अच्छे से। ऑलरेडी जिन लोगों ने 199 वाली पीडीएफ ले रखी है, उनको ये योजनाओं की अलग से हमने पीडीएफ दे रखी है, ठीक है ना? तो देखो, 199 वाली पीडीएफ में कंप्लीट आपको सब कुछ मिलेगा। चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, चारों सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 7 ब्रह्मास्त्र जो हमने दे रखे हैं वो सातों ब्रह्मास्त्र आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है, सुपर मैराथन की सारी पीडीएफ मिलेगी। मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं, वो टॉप 100 प्रश्न भी आपको मिलेंगे, जैसे आईसीएमआर हो गया, एक्ट हो गया, ठीक है, योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, इन सब की हमने क्या किया है, टॉप 100 प्रश्न करा करके दिए हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको दी जाएगी, ठीक है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हम इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। यह योजना केंद्र सरकार की एक प्रायोजित योजना है। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है। अब ये प्रश्न कल भी आया था और कल भी हमने आपको बताया था कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा चालू की गई थी? बहुत महान प्रधानमंत्री थे, कारगिल वार के समय भी वही प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए, ट्राइफेड पूछ लिया है, एक बार ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, हमने आपको सॉल्व भी कराया था अपने एग्जाम एनालिसिस में ट्राइफेड के बारे में कि ट्राइफेड क्या कार्य करता है। तो आइए देख लेते हैं ट्राइफेड क्या कार्य करता है। ट्राइफेड, जिसका पूरा नाम भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ है, यानी कि जनजातीय लोग जो भी व्यापार करते हैं या फिर जो भी चीज़ें बेचते हैं उनका कंट्रोल करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है, ठीक है? देखो, तो यह जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करता है, खासकर लघु वनोपज को जो एमपीएफ होती है इसके व्यापार को बढ़ावा देकर और जनजातीय उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके ये उनको फायदा पहुंचाता है। तो ट्राइफेड का मुख्यतः कार्य क्या होता है, जनजातीय लोग जो भी व्यापार करते हैं उनके व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा पहुंचाने का कार्य, या फिर छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, जो वनोपज होती हैं, जो वन के द्वारा हमको मिलती है, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, ठीक है ना, अगरबत्ती का जो कारखाना वगैरह होता है, ये सारे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं इन पर कंट्रोल करना और जनजातियों को फायदा पहुंचाने का कार्य ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? मनरेगा योजना का क्या उद्देश्य है? आज का चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। मनरेगा योजना में थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है। मनरेगा योजना में एक बहुत ही महान व्यक्ति का नाम आता है हमारे मतलब कि अब इतना क्लू नहीं देंगे फिर तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना? एक बहुत ही महान व्यक्ति जो महान कह सकते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था, उनका नाम आता है मनरेगा में। अब उनका नाम क्या है यही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज आपका दिमाग भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखो कितना लॉजिकल दिमाग चलता है तुम्हारा, ठीक है?
है। चलिए बाकी मनरेगा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाएगा। अब ये वित्तीय वर्ष ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होता, ठीक है। ये तो अपना वो हैप्पी न्यू ईयर वाला होता है। वित्तीय वर्ष कब से होता है? वित्तीय वर्ष आपका 31 मार्च से शुरू होता है और 1 अप्रैल तक चलता है। यह आपको ध्यान रखना, मार्च अप्रैल वाला जो वर्ष होता है वो एक वित्तीय वर्ष कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, ये जो मनरेगा योजना है 2005 में शुरू की गई थी मनरेगा योजना, और इसका नाम 2009 में बदल दिया गया था। अब नाम 2009 वाला हम नहीं बताएंगे, 2009 वाला नाम बता देंगे तो आपको आंसर ही मिल जाएगा जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़िए, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न आए हैं, जिनमें आपका MS वर्ड से प्रश्न आया है, एक MS एक्सेल से, और एक कैलेंडर नामक ऐप होता है, उस कैलेंडर ऐप से प्रश्न आया था। लेकिन दीदी ने ये बताया कि ये प्रश्न बहुत ही सरल थे सर, आराम से हम कर सकते थे। बाकी हमने आपको बताया है, जिन लोगों ने 199 वाली PDF ली है उनको हमने कंप्यूटर की PDF अलग से दी है, ठीक है ना। उसमें हमने टॉप 300 जो नाम से है, लेकिन 185 प्रश्न है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा टॉप 100 प्रश्न, इन सब की हमने कंप्यूटर की PDF दी है, तो वो वाली PDF केवल आप पढ़ जाना। टॉप 150 वाले में हमने क्या क्या कवर किया है? MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और आपका इंटरनेट, और MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड, ये चारों चीज़ों को एक साथ कवर किया है 150 वाली जो प्रश्न है, ठीक है। तो उसको पढ़ करके चले जाएंगे तो यहाँ से आपके 3-4 नंबर वो कवर हो जाएंगे एक ही PDF से। चलिए हाँ, मैथ की बात कर लेते हैं। देखो, तो मानक विचलन से आज आपका एक प्रश्न आया था, मानक विचलन ऑलरेडी हमने करा रखा है, और आपके 2 प्रश्न रेंज यानी कि परिसर से आए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हमने जो वीडियो कराई है लिखा होगा उस पर गणित, ठीक है, गणित लिखा होगा और सामने लिखा होगा मानक विचलन, ये वाली आपको देख लेना है। इसके बाद में एक और वीडियो है मैथ्स, जिसमें लिखा है माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज। ये चारों चैप्टर हमने कवर कराए हैं एक साथ में, ये दोनों वीडियो देख करके जाना, 4 नंबर आपके प्लस रहेंगे। क्योंकि ये बाकी जो लोग हैं ना, वो ये वाले टॉपिक पढ़ करके नहीं जाते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक्स का टॉपिक है, लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, केवल तुक्का मार के आएंगे, लेकिन आपके ये 4 नंबर बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे। ट्रिक के द्वारा हमने उसको सॉल्व कराया है, और ऐसी ट्रिक है कि हर कोई आसानी से सीख सकता है। जिसको थोड़ा भी अगर मैथ आता होगा ना, 1 2 3 4 भी आता होगा, वो भी इस ट्रिक की मदद से मानक विचलन और रेंज आराम से निकाल सकता है। बाकी जब हम MP पुलिस, MP आबकारी की क्लासेस चालू करेंगे तो ये सब कुछ आपको अच्छे से कराएंगे, ठीक है ना, मैथ भी अच्छे से कराएंगे, निश्चिंत रहिएगा। चलिए, बाकी साधारण ब्याज से एक प्रश्न था और एक प्रश्न आपका प्रश्न से आया था। रीजनिंग में 3 से 4 प्रश्न आए थे, लेकिन बहुत सिंपल लेवल के थे, 2 4 6 8। अब बताइए आगे क्या आएगा, तो सबको पता है 2 का पहाड़ा चल रहा है तो 10 आएगा। देखो, रीजनिंग में एक प्रश्न ऐसा जरूर आ रहा है, आपसे 2 का पहाड़ा पूछ दे रहे हैं, 3 का पहाड़ा पूछ रहे हैं, 9 का पहाड़ा पूछ दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो ये एक नंबर तो आपके प्लस के हैं, जो फायदे वाले हैं, ठीक है। बाकी उसमें एक और प्रश्न था कि 4 योजनाएं दी गई थी, जो कि एक ही उद्देश्य की 3 योजनाएं थी, एक योजना अलग उद्देश्य की थी, तो वो योजना आपको अलग करने की एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से आया था, और एक प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से। चलिए, बालक शिक्षा देखभाल CDP की बात करते हैं। तो आज आपका किशोर न्याय अधिनियम की धारा भी पूछी थी, और किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य भी पूछे थे। तो धारा वाला तो पता नहीं कि किस वजह वाली धारा पूछी थी, लेकिन उद्देश्य बता देते हैं। तो देखो, किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए उनकी देखभाल करना तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनका जो है पुनर्वास, संरक्षण, उपचार एवं विकास, ये सब करना जो है मुख्य उद्देश्य रहता है इस अधिनियम का। तो बालकों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। देखो, हाँ, यहाँ से 2 प्रश्न बने थे, ये बालक वाला, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में कराएंगे। अगर कोई माता पिता बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उनकी और बच्चे की उम्र के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, एक प्रश्न ये बना था। एक प्रश्न बना था, अगर कोई माता पिता बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उनकी शादी को कम से कम कितना टाइम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को ही आज हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। यहाँ से भी आगे आपसे प्रश्न आएगा, क्योंकि ये अब एक नया टॉपिक यहाँ पर जोड़ दिया है MPESB ने, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। देखो, तो अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो गोद लेने वाले माता पिता की उम्र और गोद लिए जाने वाले बच्चे की उम्र में कम से कम 25 साल का गैप होना चाहिए, 25 साल का अंतर कम से कम होना चाहिए। तो एक प्रश्न ये आपका कवर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। उम्र का अंतर 25 साल होना चाहिए। संयुक्त आयु भी यहाँ पर एक कंडीशन होती है। तो संयुक्त आयु उन दोनों जो माता पिता हैं, दोनों की संयुक्त आयु कम से कम 90 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि इसकी 45 है, इसकी 45 है, तो मिलकर के 90 वर्ष हो गए, ठीक है। या फिर इसकी मान लीजिए कि इसकी 45 है और
और मान लीजिए इसकी 25 है, तो ये लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 90 से कम हो जाएगी। तो दोनों का योग कम से कम 90 साल तो होना ही चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो गोद लेने वाले माता पिता की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ठीक है। एक और कंडीशन है विवाह की, देख लीजिए। गोद लेने के लिए शादीशुदा जोड़े का होना आवश्यक होता है। उनकी शादी को कम से कम 2 साल अवश्य हो जाने चाहिए। अगर शादी की है तो 2 साल बाद ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। वहीं सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति है जैसे माता है या फिर केवल पिता है तो वो भी बच्चा गोद ले सकते हैं। लेकिन सिंगल पेरेंट भी बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन उनकी भी उम्र का अंतर 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चे की उम्र और माता पिता की उम्र में 25 साल का गैप अवश्य होना चाहिए। तो ये 4-5 कंडीशन है। अब आगे आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना है, लगातार यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। चलिए, आज आपसे डीसीडी सिंड्रोम पूछ लिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो डीसीडी सिंड्रोम लक्षण जन्म के तुरंत बाद दिखाई दे सकते हैं। नवजात शिशुओं को दूध चूसना और निगलना सीखने में परेशानी हो सकती है। तो ये डीसीडी सिंड्रोम का एक उदाहरण होता है। देखो ऐसा क्या होता है, देखो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीने लगेगा, कोई समस्या नहीं है, ऐसा होता रहता है। लेकिन देखो भैया, ये क्या है, डीसीडी सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है। तो माता का जो दूध होता है, शुरुआत का जो दूध होता है, 24 घंटे वाला जो दूध होता है, वो गाढ़े पीले रंग का होता है। आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है। ये जो दूध होता है वो बच्चे के लिए कह सकते हैं एक अमृत के समान होता है। ठीक है ना। ये दूध बच्चे के अमृत के समान होता है, क्योंकि ये बच्चे को आगे जीवन में आने वाली जितनी बीमारियां हैं उन सब से उनकी रक्षा करता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी पैदा करता है बच्चे के। जैसे ये बच्चे के शरीर में जाता है तो बच्चे के शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडी पैदा करता है। ठीक है ना। कहा भी गया भैया 6 महीने तक केवल माता का दूध देना चाहिए बच्चे को। ठीक है ना। तो ये क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे के लिए अमृत का कार्य करता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर ये बच्चा दूध पीने लगेगा तो ये जो डीसीडी सिंड्रोम है अगर ये बच्चे के अंदर है भी तो वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चे के लिए माता का दूध बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और शुरुआती 24 घंटे का जो दूध होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखो निगलने सीखने में परेशानी हो सकती है। छोटे बच्चों को लुढ़कना, बैठना, रेंगना, चलना और बात करने सीखने में परेशानी हो सकती है अगर डीसीडी सिंड्रोम हो गया तो। ठीक है। डीसीडी से पीड़ित लोग आत्मचेतना से ग्रस्त हो सकते हैं और खेल या सामाजिक गतिविधियों से दूर रह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं डीसीडी सिंड्रोम की वजह से हो सकती हैं। वहीं प्रबंधकीय कौशल की बात करते हैं तो देखिए, प्रबंधकीय कौशल में पैराग्राफ के 10 प्रश्न आज आपके पूछे गए थे। ठीक है। उसके बाद में पैराग्राफ की ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी करा रखी है, आप एक बार देख लेना। वही सब आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, सर्च करना रहेगा बस। ठीक है। ढूंढ लेना, हमने वैसे प्लेलिस्ट बना रखी, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चली थी, मुख्य उद्देश्य भारत को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करना था, गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना था, साथ ही मानव संसाधन पर भी विकास केंद्रित करना था। देखो आज जो आप पूमा का जूता पहन रहे हैं, एडिडास का जूता पहन रहे हैं, नाइकी का लोवर पहन रहे हैं, तो ये पहले नहीं हुआ करते थे। पहले केवल 2 ही चलता था, बाटा ब्रांड। ठीक है। एक बाटा ब्रांड था, वही चलता था भारत में 1992 से पहले। ना तो कोई बाहर की कंपनियां भारत में आ सकती थी व्यापार करने, ना ही भारत की कंपनियां बाहर जा सकती थी व्यापार करने। 1992 से पहले ऐसा होता था। लेकिन 1992 में क्या हुआ, एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई। उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे वो माननीय श्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है। उनको तो हम सत नमन करते हैं। ठीक है। उन्होंने ये आइडिया दिया कि देखो ऐसा करो, बाहर की कंपनियों को भी भारत में बुलाओ और भारत की कंपनियों को बाहर जाने दो व्यापार करने, नहीं तो हमारा जो भारत है वो एक तरह से बंद करके रह जाएगा और हम बहुत पीछे होते चले जाएंगे। तब जो है उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे उन्होंने उनकी बात मानी, और 1992 से 97 के मध्य में जो योजना चली थी इसमें हमने विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, और इस तरह से जो है हमारा भारत भी पूरे देश में, अब तो जो है पूरे विश्व में हमारा भारत ब्रांड बन चुका है। ठीक है ना। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये सारे कार्य किए गए थे। आर्थिक विकास किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम उच्चतर विकास दर प्राप्त की हमने, क्योंकि हम बाहर की कंपनियां आने लगी तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, हमने बाहर इन्वेस्ट किया, तो हमने अपनी विकास दर को बहुत हाई लेवल पर पहुंचा लिया। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, की शुरुआत हुई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे अन्य देशों के लिए भी खोला गया। ठीक है। उद्योगों का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये सारी बातें 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी, महत्वपूर्ण थी। बाकी नेतृत्व से ज़्यादातर कंडीशन वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो आपका जो ये है मैनेजमेंट है बहुत सिंपल लेवल का आ रहा है। ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न जो है वो आपकी कंडीशन वाले ही बन रहे हैं, आपके दिमाग की समझ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है।
बाकी हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से। इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च कर लेना, सक्सेस जंक्शन के नाम से है। 1.8 के सब्सक्राइबर हैं और हमारा डीपी लगी हुई है सिल्वर प्ले बटन वाली, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स बना करके हम डालते रहते हैं। अभी कल हमने पर्टुसिस वाला आर्टिकल डाला है, काली खांसी वाला, डिप्थीरिया का भी डाल दिया है, हाँ एड्स का भी डाल दिया। तो छोटे छोटे आर्टिकल्स आप लोग जाकर के जरूर पढ़ लीजिए, उससे भी बहुत फायदा आपको होने वाला। ठीक है, बाकी आपको फिर से बता दें, शुक्ला सर ESB SHUKLA शुक्ला सर ESB, ये आप सर्च कर लेना। ठीक है, ESB का ही लोगो लगा हुआ है, दूसरा मत देख लेना। ESB का लोगो है, लगभग 2800 सब्सक्राइबर हैं। जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तुरंत हम क्लास चालू कर देंगे और MPG के 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। कोई भी आप एग्जाम दे लो, आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हो MPG की आती है, MPPSC दे रहे हो MPG की आती है, कोई भी MP का एग्जाम दो, MPG के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 15 से 20 नंबर जो हैं वो एक बार आप हमसे MPG के पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए कवर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक के द्वारा कैसे भी आपको एकदम MPG के एकदम A1 बना देंगे, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर करवाइए, उसको शेयर कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहो तो लिंक कॉपी कर लेना, कॉपी करके जो है जितने भी ग्रुप वगैरह उन सब में शेयर कर देना। जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर हो और हम क्लास चालू करें। ठीक है, बाकी जिन लोगों का आगे एग्जाम है, आपसे विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजा कीजिए। जैसे आज आप एग्जाम एनालिसिस का इंतजार कर रहे थे, कल कोई और इंतजार कर रहा होगा। आज जैसे इन दीदी ने हमारे पास से प्रश्न भेजे हैं, अगर कल आप प्रश्न भेज देंगे तो उस तक प्रश्न पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको भी एग्जाम एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो जैसा आप हैं, आप अपने आप को दूसरों की तरह ही समझिए, तो जरूर प्रश्न भेजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम को 9 बजे सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।